हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मेरा एकदम फेवरेट टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत सारे बच्चे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से बहुत डरते हैं और कहते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बात सोचिए कि आप स्टूडेंट हैं कहीं के भी, और यदि आप स्टूडेंट हैं और आपको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आप इस स्कूल के स्टूडेंट हैं। चलिए मान लीजिए आपका नाम मालूम है कि आप इस स्कूल के स्टूडेंट हैं, लेकिन और आप ये भी पता है कि चलिए आप 11th में पढ़ते हैं और यदि आपके 11th में 3 सेक्शन, ए, बी और एम। ए मतलब आर्ट्स क्लास, बी मतलब बायोलॉजी क्लास, एम मतलब मैथ्स क्लास। यदि मान लीजिए मैंने नाम लिया, आपका नाम फॉर एग्जाम्पल है सुनीता। मैंने बोला कि सुनीता इस स्कूल में क्लास 11th की स्टूडेंट है, तो आपको खोजने के लिए ए, बी, सी तीनों क्लास में जाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं बोलूंगी कि सुनीता इस स्कूल में आर्ट्स की स्टूडेंट है, तो आपको ढूंढने के लिए जाएंगे 11th ए में। लेकिन यदि कहीं आपके 11th ए में भी कोई दो सुनीता हो गई, तो फिर मुझे आपका सरनेम बताना पड़ेगा कि ये सुनीता शर्मा है कि सुनीता अग्रवाल है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल समझ ही रहे होंगे कि इसी कारण से ऑर्गेनिज्म को भी क्लासिफाइड किया गया। बहुत सारे आपके आसपास में ऑर्गेनिज्म आपको दिखते हैं। ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी शामिल हैं, एनिमल्स भी शामिल होते हैं, सब शामिल हैं। अब आप उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो पुराने जमाने में भी लोगों के मन में तो रहा होगा कि इनको कैसे भी करके अलग किया जाए। प्लांट और एनिमल तो दिखते थे कि भाई ये जो चल रहा है वो एनिमल है और जो नहीं चल रहा है वो प्लांट है। उस समय एरिस्टोटल ने सबसे पहले प्लांट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की और उनको उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया। तो एक को कहा हर्ब। हर्ब क्या होता है? हर्ब आप देखते हैं, दिख रहा है आपको, एक पुदीने का पौधा दिख रहा है आपको, मिंट का, मिंट प्लांट है। ये सीजनल है, तो हर्ब उसको बोलो जो सीजनल थे। कुछ समय के लिए, 2 महीने 4 महीने के लिए दिखते थे, उसके बाद फिर खत्म हो जाते थे, फिर बाद में नए सेशन में आ जाते थे, तो वो हर्ब कहलाए। शर्ब आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है। तो ये जो शर्ब है, ये शर्ब ऐसे प्लांट्स थे जो 2 साल 4 साल तक दिखाई देंगे आपको। लेकिन ट्री जो थे वो काफी लंबे समय तक रहेंगे, उनको ट्री कहा गया। तो इस तरह से एरिस्टोटल ने प्लांट्स को क्लासिफाई किया हर्ब, शर्ब और ट्री में। फिर उसके बाद मैमल्स के लिए भी क्लासिफिकेशन जरूरी था, तो मैमल्स को भी उन्होंने डिवाइड किया। एक्वेटिक एनिमल, यहाँ पर देखिए आपको सब दिख रहे हैं अलग अलग। अभी तो क्लासिफिकेशन आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। हम इनको सबको अलग अलग ग्रुप में रख चुके हैं, लेकिन फिर भी जब एक्वेटिक एनिमल कहा गया, तो जो जो पानी में मिलते हैं वो सारे एक्वेटिक एनिमल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। टेरेस्टेरियल भी देखिए आप। फ्लाइंग एनिमल्स में बर्ड्स ओनली नहीं आते, नॉट ओनली बर्ड्स बट इंसेक्ट्स दे आर आल्सो फ्लाइंग, ये भी उड़ते हैं। तो फिर फ्लाइंग एनिमल्स में इनको भी कैटेगरी में रखा गया। इस तरह से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर या उनके हैबिट के आधार पर इनको शुरू शुरू में क्लासिफाई किया गया था। लेकिन इनको सही तरीके से क्लासिफाई जो है वो किया गया बाद में लीनियस ने। लीनियस ने क्लासिफाई किया, तो लीनियस ने दो किंगडम बताया। लीनियस ने यहाँ पर दो किंगडम बताया। एक किंगडम उन्होंने बताया कि जो है एनिमल किंगडम, और दूसरा बताया उन्होंने प्लांट किंगडम। लेकिन जो लीनियस का क्लासिफिकेशन है अभी वो नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि लीनियस के क्लासिफिकेशन में यूकेरियोट एनिमल और यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन सबको एक साथ रखा गया था। इनको डिस्टिंग्विश नहीं किया गया था। इसलिए बाद में आर एच विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने बताया। तो विटकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया, उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फर्स्ट आया मोनेरा, फिर सेकंड है प्रोटिस्टा, फिर फंजाई,
प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये आपको दिख रहा है। अब देखिए करेक्टर कौन कौन से लिए इन्होंने। तो जो करेक्टर इन्होंने लिया तो वो करेक्टर है सेल टाइप। पहला सेल किस टाइप का है? तो मोनेरा में जो सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक। आप सभी 11th क्लास के स्टूडेंट्स जानते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस यहाँ पर लिखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साफ लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट है। साफ मतलब है कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, क्लियर न्यूक्लियर नहीं पाए जाते। जितने भी सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। इन सबको प्रोकैरियोट कहा गया और जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको मोनेरा ग्रुप में रखा गया। इसके बाद में फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन इनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, इसीलिए डिफरेंस हुए। तो दूसरा उन्होंने पॉइंट लिया, दैट इज सेल वॉल। मोनेरा में सेल वॉल, आपको मालूम है सेल वॉल का जैसे ही हम नाम लेते हैं वैसे ही हमको समझ में आता है कि प्लांट में सेलुलोज का सेल वॉल होता है, ये सबको मालूम है। तो हम सोचते हैं कि प्लांट में सेलुलोज का सेल वॉल है। मोनेरा में सेल वॉल है लेकिन वो सेलुलोज का नहीं बना हुआ है, बल्कि वो पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड का बना हुआ है। प्रोटिस्टा में सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट है पर वो भी सेलुलोज के नहीं होते हैं। फंजाई विदाउट सेल वॉल, यस विदाउट सेलुलोज, सेल वॉल है बट सेलुलोज इसमें भी नहीं होता है। और प्लांटी में सेलुलोज का सेल वॉल मिलेगा। सेल वॉल मिलेगा, वो किसका मिलेगा? सेलुलोज का मिलेगा सेल वॉल। और यूकैरियोट में सेल वॉल पूरी तरह से एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल क्लियर सी बात है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में यही डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोट में जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगला पॉइंट इन्होंने लिया। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ओनली सेलुलर लेवल में है, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर लेवल में है, फंजाई में मल्टी सेलुलर हो गए हैं लेकिन ये लूज टिश्यू से बने हुए हैं। और प्लांट में टिश्यू भी बन गया है, कुछ ऑर्गन भी बने हैं। एनिमेलिया में टिश्यू ऑर्गन के साथ साथ ऑर्गन सिस्टम भी वेल डेवलप है। फिर पॉइंट लिया इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जितने भी मोनेरा के अंतर्गत ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कीमोसिंथेटिक होते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक भी हैं और हेट्रोफाइट्स भी हैं। फिर फंजाई सेप्रोफाइट और पैरासाइट हैं। प्लांटी पूरे फोटोसिंथेटिक हैं। एनिमेलिया में होलोजोइक हैं, पैरासाइट भी होते हैं और सेप्रोफाइट भी होते हैं। ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सब 5 किंगडम में इन्होंने डिवाइड किया और 5 किंगडम में डिवाइड करने के बाद में इन्होंने 5 कैरेक्टर्स भी लिए और 5 कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इनको डिफरेंशिएट किया। अब आप देखते हैं नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो नेक्स्ट हमको देखना है कि क्यों हमने नहीं माना 5 किंगडम को, सॉरी क्यों हमने लीनियस की जगह पे 5 किंगडम को पसंद किया, क्यों पसंद किया, हमने क्यों चूज किया, ये हमको देखना है। तो हमने क्यों चूज क्यों किया इसका रीजन आप यहाँ पर देखिए। चूज क्यों किया इसका रीजन क्लियर दिख रहा है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिफरेंशिएट नहीं किया गया था। अब देखिए 2 ही किंगडम था, एक था प्लांटिंग और दूसरा था एनिमेलिया। प्लांट में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सबको रखा गया था एक ही किंगडम में और वो किंगडम है प्लांट किंगडम। अब देखिए आप इसको प्लांट किंगडम में रख दिया। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट हैं और अदर्स जो हैं वो सारे यूकैरियोट हैं। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ये दोनों को
साथ साथ रख दिया गया था। फिर देखिए, क्लेमेडोमोनास यूनिसेलुलर है, ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, और स्पाइरोगारा गायरा मल्टीसेलुलर है। इन दोनों को एल्गी ग्रुप में रखा गया था। किंगडम प्लांटी में ग्रुप एल्गी था, तो उस एल्गी ग्रुप में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों को रख दिया गया था। इन दोनों को सेपरेट नहीं किया गया था। ऐसे सिर्फ दो ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सबको साथ में रख दिया गया था। फिर देखिए, फंजाई। फंजाई जो है वो पूरे हेटेरोटॉपिक हैं, सेप्रोफाइटिक हैं ये, और प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और फंजाई में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। लेकिन इन दोनों को भी एक ही ग्रुप, एक ही किंगडम में रखा गया था, प्लांट किंगडम में। न्यू जो क्लासिफिकेशन है वो क्यों सक्सेस है? क्योंकि न्यू क्लासिफिकेशन इसलिए सक्सेस है क्योंकि उसने केवल मॉर्फोलॉजिकल, केवल रिप्रोडक्टिव, केवल न्यूट्रिशन, इन सबको देखने के साथ साथ और भी कुछ चीजों को देखा है। वो देखा है फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी रिलेशंस। इनको देखने के कारण से जो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको एक्सेप्ट किया गया है। अब हम एक एक जो किंगडम है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे मोनेरा। मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, ये हम सबसे पहले देखेंगे। विटेकर के क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो किंगडम है वो किंगडम है मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा किंगडम में आता है। बैक्टीरिया, मोनेरा किंगडम जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है कि मोनेरा किंगडम में के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा में को बिलोंग करता है। बैक्टीरिया वाटर में भी होते हैं, सॉइल में भी होते हैं, बॉडी के भीतर भी पैरासाइट हैं तो बॉडी के भीतर भी होंगे, बॉडी के बाहर भी होंगे। ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। ये स्नो में भी रह सकते हैं, ये डीप सी में भी रह सकते हैं। इनके शेप के आधार पर देखिए आप यहाँ पर कि बैक्टीरिया को बांटा गया है किस कैसे कैसे। जो सर्कुलर हैं उनको कहा गया कोकस, जो रॉड शेप हैं उनको कहा गया बेसिलस, जो कॉमा शेप हैं उनको कहा गया वाइब्रो, और जो स्प्रिंग के जैसे हैं उन्हें कहा गया स्पैरुला। ये दिख रहा है आपको, कॉकस है तो ये दो कॉकस हो गया तो उसको डिप्लोकॉकस कह दिया। फिर ये आपको दिख रहे हैं दो से ज्यादा हो गए तो स्ट्रेप्टोकॉकस कह दिया। बेसिलस, यहाँ पर देखिए ये मैक्रो कोकाई है और स्पाइरोजेट्स है, ये सब इनके क्या है, मॉडिफिकेशन है। तो चार भागों में डिवाइड किया गया। सर्कुलर है उसको कोकस कहा गया, रॉड शेप इनको बेसिलस कहा गया, कॉमा शेप को वाइब्रो वाइब्रो कहा गया, और जो स्पाइरल शेप है ये इनको स्पैरुला कहा गया। बैक्टीरिया में भी सबसे ओल्ड बैक्टीरिया जो है वो है आर्की बैक्टीरिया, और इस आर्की बैक्टीरिया को ओल्ड बैक्टीरिया कहा जाता है। ये ओल्ड बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में रह जाते हैं रहते हैं क्योंकि इनमें डिफरेंट टाइप का सेल वॉल पाया जाता है जो इनको एक्सट्रीम कंडीशन में रह जाता है। आर्की बैक्टीरिया, हेलोफिलस, ये जो है एक्सट्रीम साल्टी एरिया में रहते हैं, और हार्मोएसिडोफिलस हॉट स्प्रिंग में भी रह जाते हैं।
आपने नाम सुना होगा मैथोजन, मतलब मिथेन गैस प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया। ये जो है रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स मतलब चौपाए, गाय वगैरह है ना, उनके उनके गट में रहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं, और ये मेथेन निकालते हैं। मेथेन इनसे डिराइव होता है। तो ये मैथोजन बैक्टीरिया है। तो आर्की बैक्टीरिया सबसे ओल्ड बैक्टीरिया जो है वो है आर्की बैक्टीरिया। इसके बाद आप अगला देखेंगे, तो अगला जो बैक्टीरिया है वो है, फिर देखिए कि बैक्टीरिया जो है इसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसके आधार पर भी बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर भी बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऑटोट्रोपिक हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोटॉपिक हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैरासिटिक नेचर के होते हैं। इसके बाद जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया। और जो यू बैक्टीरिया है उस यू बैक्टीरिया को कहा जाता है, यही ट्रू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया जो है ये ट्रू बैक्टीरिया होता है। इनकी सेल वॉल जो होती है वो बहुत रिजिड होती है, और रिजिड सेल वॉल के साथ साथ इसमें फ्लैजेला भी पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वही ऑटोट्रोपिक होंगे, और ये बैक्टीरिया हैं साइनोबैक्टीरिया। इस साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। और ये जो साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल मिलेगा, जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो इसमें क्लोरोफिल भी मिलेगा, और जो इसमें क्लोरोफिल मिलता है वो ग्रीन प्लांट के में मिलने वाले जो क्लोरोफिल होते हैं उसके जैसा ही होता है। क्लोरोफिल ए, ग्रीन प्लांट में जो क्लोरोफिल ए मिलता है उस क्लोरोफिल ए के समान ही साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसके क्लोरोफिल होते हैं। ये यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनियल हैं, कॉलोनी में रहते हैं, फिलामेंटस हैं, और जिलेटिनस सीड से ये जिलेटिनस सीड से पूरे के पूरे ढके हुए रहते हैं। और पोल्यूटेड वाटर में जो आप बबल्स देखते हैं, जो आप ब्लूम्स देखते हैं, ये सब होता है इसी साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण। ये ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और इनमें पाया जाने वाला जो क्लोरोफिल है वो हर प्लांट्स के क्लोरोफिल ए के समान ही होता है। जिलेटिनस सीड से ढके होते हैं, और ये पोल्यूटेड वाटर, वाटर को पोल्यूटेड करते हैं, और जो ब्लूम्स दिखते हैं पोल्यूटेड वाटर का वो इसी के कारण से होता है। फिर दूसरे टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक मतलब ये केमिकल को यूज करते हैं, और केमिकल को यूज करके अपना न्यूट्रिशन उससे ये लेते हैं। तो उसका एग्जांपल है नॉस्टॉक, एनाबेना। ये क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए इसमें स्पेशल टाइप का सेल होता है, इस सेल को हेट्रोसाइट्स कहते हैं। ये हेट्रोसाइट्स से एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर इसके रिसाइकलिंग में भी कीमो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का रोल होता है। हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्टली डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर मतलब जो सड़े गले मटेरियल होते हैं उनको और अधिक सड़ाते हैं, और सड़ा करके उसको सॉइल में मिला देते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए सिग्निफिकेंट भी हैं, यूजफुल भी हैं। और बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिसीज भी फैलाते हैं, वो पैरासाइट नेचर के भी होते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, दूध से जब दही जमाते हैं तो दूध से दही दही जमाने के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है,
और वो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध से दही जमाने में काम आता है। राइजो राइजोबियम फैमिली के जो बैक्टीरिया होते हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। ये लेग्यूम प्लांट्स हैं, ये लेग्यूम प्लांट्स उनके रूट में रहते हैं। इस तरह से रूट नोड्यूल होता है और इस रूट नोड्यूल में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। ये ग्रीन प्लांट के साथ में सिम्बियोटिक लाइफ में रहते हैं। ये शेल्टर मिलता है इनको प्लांट से और ये प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं। ह्यूमन बीइंग में बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया भी हैं। ये क्रॉप में भी बीमारी फैलाते हैं। ह्यूमन बीइंग में भी ये बीमारी फैलाते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज में है कॉलेरा, टाइफाइड, टिटेनस। ये सब ह्यूमन में होने वाले डिसीज हैं जो बैक्टीरिया के कारण होता है। सिट्रस कैंकर प्लांट में सिट्रस फैमिली मतलब नींबू कुल, नींबू होते हैं ना, तो नींबू के कुल में सिट्रस कैंकर जो डिसीज होती है, ये भी बैक्टीरिया के थ्रू ही होता है। एक और बहुत ही स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम है माइकोप्लाज्मा। और ये माइकोप्लाज्मा जो है, ये विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर सकता है। सेल वॉल इसमें बिल्कुल नहीं होता है। ये एनिमल और प्लांट दोनों में पैथोजन है। तो इसके बाद मैं जो है वो सारे नीट में आए हुए क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, वो भी इसके साथ साथ ही सॉल्व करवाते जाऊंगी और आपको बताते जाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन नीट में आए हैं। तो मेरा सोचना है कि जो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई एक साथ हो जाए, उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है वो करवा देंगे।